हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। और इन सारी सिचुएशंस में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने दोस्तों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रख रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। सिचुएशन और भी वर्स्ट होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें पेशेंस बनाए रखना है। और हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हमको बताते हैं कि जब भी इस तरह की कोई पैंडेमिक होती है या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वी हैव टू फाइट। हमारे पास एक विकल्प होता है कि हमें उसका सामना करना होता है और हमें उससे लड़ते हुए अपने कामों को करते रहना होता है। ये ऐसे ही करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक हम लोग आ पाए हैं इसी प्रक्रिया से। ऐसा नहीं कि ये पहला पैंडेमिक है और इस तरह की पहला संकट है। हम लोगों ने बहुत सारे संकटों का सामना किया, मानवता ने बहुत सारे संकट का सामना किया, और जब आज वो यहाँ खड़ी हुई मिलती है आपको, तो हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हर संभव प्रयास करें, सरकार का सहयोग करें और हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको हम पूरा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना मुंह ढक कर रखें, दूसरों का ख्याल रखें। हम लोग जैसा कि पीछे से करते आए हैं, और भी इस सीरीज़ में एक दो लेक्चर आपने देखे होंगे, एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग जिसका नाम है अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद। हम लोगों ने पीछे भी इस बात में चर्चा करी कि अतीत हमेशा वर्तमान के साथ एक डायलॉग प्रोसेस में रहता है। हमेशा वो एक वर्तमान के साथ संबंध बना के रहता है। अतीत भूल जाएं लोग अगर वो वर्तमान से संबंधित ना हो तो। अतीत वही हम याद रखते हैं जिसका वर्तमान से कोई संबंध होता है, अदरवाइज अतीत को कोई ज़रूरत नहीं है ना हमारी, और हमको कोई ज़रूरत नहीं है अतीत की। तो अतीत और वर्तमान के बीच संवाद के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि वर्तमान में कुछ ऐसी सिचुएशंस सामने हैं जिनके अतीत को हमें ढूंढना ज़रूरी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हम फील कर रहे हैं, हमारे देश में ऐसी स्थितियां आ रही हैं जो वर्तमान के साथ वर्तमान में हो रही हैं, लेकिन उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हम अतीत में देख सकते हैं। अतीत का वर्तमान के साथ संवाद की प्रक्रिया में उनका विकास हुआ। पिछले 1.5 महीने 2 महीने से आप देख रहे होंगे कि चीन के साथ हमारे संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। कुछ हिस्सों में चाइना जो है लगातार ऐसी स्थिति निर्मित कर रहा है जिससे एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। इन्हीं मुद्दों पर आज ये क्लास हम लोगों की चलने वाली है। अगर हम इंडिया और चाइना के बॉर्डर को देखें और इस समय जो हमारे पास विवाद है, अगर उनको हम समझने का प्रयास करें तो देखिए हमको क्या समझ में आता है और कैसे समझ में आता है। अगर हम इंडिया और चाइना के बारे में देखें तो लगभग 3488 किलोमीटर की एक लंबी बाउंड्री शेयरिंग है हमारा चाइना के साथ। एक लंबा हमारा पैसेज है जिसमें हम चाइना के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। इस बाउंड्री को हम कई हिस्सों में बांट लेते हैं। बेसिकली 3 हिस्सों में बांट रखा है। जम्मू कश्मीर के साथ जो हमारा बाउंड्री शेयर है चाइना के साथ, उसको हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। जो बीच वाला है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, उसको हम मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर कहते हैं। और जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ है इसको हम ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। इसको हम मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। तो ये एक हमारा बाउंड्री है जिसके साथ हमारे इश्यूज फिलहाल के टाइम पे चल रहे हैं। 4 जगहें हैं जो बार बार चर्चा में आ रही हैं, और वो जगह देखिए, ये जो हिस्सा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये जो लाइन है इसी को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC कहते हैं। इधर वाले हिस्से को हम सियाचिन कहते हैं, या ऐसे अक्साई चिन कहते हैं। इधर वाला सियाचिन है, इधर अक्साई चिन है, तो इसको हम अक्साई चिन कहते हैं, जो कि चाइना कंट्रोल्ड कश्मीर है, चीन द्वारा नियंत्रित कश्मीर है। ये हम लोगों का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अभी हम लोग बहुत इस पर डिटेल में नहीं चल रहे हैं। इस सीरीज को हम 3 से 4 लेक्चर चलाएंगे
क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया को समझने में अगर हम एकेडमिक रूप से इसको समझना चाहें, पॉलिटिसाइज ना करें उसको, तो हम देखेंगे कि ये लगभग 4-5 घंटे का सेशन होगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो उसको हमने अपनी सुविधा के लिए कई पार्ट्स में बांट रखा है। इस लेक्चर को हम 3-4 सीरीज में चलाएंगे, 1 2 3 4 करके। पूरा आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या समस्या है। अभी हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ। तो हमने बताया कि अतीत वर्तमान के साथ संवाद करता है। वर्तमान में जो कुछ भी हुआ है वो अतीत से कहीं ना कहीं से जुड़ा है। तो पहले हम वर्तमान से शुरू करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अभी हम पूरे विवाद में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है जितना यहाँ पे दिख रहा है, इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक जगह है दौलत बेग। दौलत बेग मर गया। दौलत बेग मर गया को कहा जाता है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग नाम का व्यवसायी था, वो यहीं पे मर गया था, उसका लाश नहीं मिला, तो दौलत बेग मर गया, उस जगह का नाम पड़ गया। दौलत बेग ओल्डी जगह का नाम है। ये हमारा सबसे वेस्टर्न पार्ट है, सबसे नॉर्दर्न वेस्ट है, जो अच्छा लिख लिया है नाम यहाँ पे। दौलत बेग ओल्डी जो है ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहाँ पर 2001 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम चलाया गया चाइना को कंट्रोल करने के लिए, या यूँ कहिए कि चाइना को काउंटर करने के लिए। कंट्रोल तो हमें किसी को करना नहीं है, हमारी कल्चर वैसी नहीं है, हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यूज हमको ये नहीं बताते कि हम किसी को कंट्रोल करें। हम काउंटर करते हैं। हमारे जो भी हथियार हैं, हमने दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाया तो उसको महात्मा बुद्ध के जन्मदिन के दिन पर बनाया। उसका जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम भी बुद्ध के साथ जोड़ा, जो कि दुनिया के सबसे अहिंसक व्यक्ति थे। तो ऐसा हमने क्यों किया कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार दुनिया के सबसे हिंसक व्यक्ति के नाम पे, दुनिया के सबसे अहिंसक व्यक्ति के नाम पे बनाया? क्योंकि हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी को कंट्रोल नहीं करने वाले हैं, या हमारे जो हथियार हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए हैं। हम अपने आप को डिफेंस करने के लिए इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। हम किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, हमारे जो हथियार हैं वो काउंटर करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, दौलत बेग ओल्डी का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट किया। बहुत ऑब्वियस बात है कि वो चाइना को बुरा लगेगा, क्योंकि चाइना स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ज़्यादा पावर, कोई भी नेशन अगर बाउंड्री पे है तो वो स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ज़्यादा पावरफुल करना चाहता है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, अपने पड़ोसी देश के साथ। तो वो एक उनके लिए चैलेंज बना। दौलत बेग ओल्डी के मॉडर्नाइजेशन से उनको दिक्कत आती है। दिक्कत आएगी तो वो करेंगे क्या? दिक्कत आएगी तो वो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत आएगी तो वो इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, आपकी बाउंड्री के अंदर घुसेंगे। कहाँ घुसेंगे? जहाँ पर सीमाओं में विवाद होगा। तो विवाद कहाँ कहाँ पे है? ये बीच का जो मिडिल सेक्टर है, जिसको हमने कहा सेंट्रल सेक्टर है भारत और चाइना के बॉर्डर का, यहाँ पर चाइना तो चाइना है, विश्वास आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई विवाद है नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि फ़िलहाल कोई विवाद नहीं है। जो भी विवाद है वो यहाँ पर है, यहाँ नाथुला पास को लेकर है और यहाँ पर LAC को लेकर है। तो LAC के इस तरफ दौलत बेग ओल्डी के मॉडर्नाइजेशन से इनको दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ये अपना हस्तक्षेप बढ़ाने लगते हैं और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होने लगते हैं। और इसी इन्फिल्ट्रेशन के क्रम में इस बार एक नदी है जो कि श्योक नदी की सहायक नदी है, गालवान रिवर। तो गालवान रिवर के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया, और यहाँ पर एक झील है, उसके 2/3 हिस्से पर नियंत्रण है चाइना का। ये झील है जिसका नाम है पैंगोंग त्सो लेक। पैंगोंग त्सो लेक, ये लद्दाख के क्षेत्र में है। पैंगोंग त्सो लेक काफ़ी बड़ी झील है, 150 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है, और उसका 2/3 पार्ट जो है वो चाइना वाले कंट्रोल वाले पाकिस्तान में जाता है, जिसमें उसने बहुत सारे मोटर बोट्स वगैरह लगा रखी हैं। हमने पैंगोंग त्सो लेक में भी अपना जो बेस मजबूत करने का प्रयास किया, वो भी उसकी एक दिक्कत की बात है।
तो उसने पेगोंगसो लेक में भी थोड़ा आगे आ गया है वो। और इन क्षेत्रों में उसने यहाँ पे एक गांव है डेमचौक, वहाँ पे आ गया है। जो यहाँ फिंगर्स हैं, यहाँ पे क्युनलुन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उन्हीं के आसपास का ये मामला है। तो वहाँ पे एक 8 पहाड़ियों का एक चेन है जिन्हों हम 8 फिंगर्स कहते हैं, उनका कुछ मुद्दा है। तो ये 3-4 जगहें हैं, पेंगोंग लेक, डेमचोक गांव, पेगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी। ये 2-3 जगहें हैं जो लगातार आप इस समय समाचार पत्रों में देख रहे हैं, लगातार टीवी चैनल के डिबेट में देख रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों में चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो अगर हम सिर्फ इस पे बात करें कि चीन यहाँ पर अपनी गतिविधियों को क्यों बढ़ा रहा है, तो ये बहुत छोटी सी बात हो जाएगी और ये तात्कालिक मुद्दे के डिस्कशन की तो बात हो जाएगी, लेकिन एकेडमिकली ये बहुत अच्छा नहीं है। तो एकेडमिकली हम इस बात को अगर समझना चाहते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करना चाहते हैं, तो हमें बहुत बृहत्तर पैमाने पर इसे समझने की आवश्यकता होगी। बृहत्तर पैमाने पर जाने के लिए हम समझेंगे कि भारत चीन संबंध क्या हैं। तो इसको हमने इंट्रोड्यूस किया कि ये अभी फ़िलहाल समस्या आई जिसके कारण से वर्तमान ने अतीत की ओर देखा और वर्तमान ने अतीत से पूछा कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो अतीत क्या बता रहा है वर्तमान को, वो हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या संबंध रहे हैं भारत और चीन के, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको डिटरमाइन कर रही हैं, डिटर्मिनेंट क्या क्या हैं किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि इस टॉपिक के कितने आयाम बन सकते हैं, कितने इसके एंगल हैं जिन पर चर्चा किया जाना आवश्यक है, जिन पर चर्चा करके हम कह सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर मुद्दे को हमने शॉर्ट आउट किया या इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हमने अपनी समझ बनाई। तो हमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो कैसे कर पाएंगे इस बात को, ज़रा देखते हैं हम लोग। आइए देखें कि कैसे हम इंडिया चाइना रिलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इंडो चाइना रिलेशनशिप को। तो हमारा टॉपिक क्या है, भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। अब सवाल ये है कि भारत चीन संबंध के लिए हम क्या हेडिंग बनाएं। तो भाई देखिए, भारत चीन के साथ हम संबंध क्या बनाएं, इसको समझते हैं ना। भारत और चाइना के मध्य जो संबंध बने, इनके लिए हमें एक सब हेडिंग बनानी है। भारत चीन संबंधों के संदर्भ में हमें एक सब हेडिंग बनानी है। हम उसको कह सकते थे कि फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इंडो चाइना रिलेशन फ्रॉम नेहरू टू मोदी, लेकिन अभी ये थोड़ा पॉलिटिसाइज हो जाएगा मामला, इसलिए हमने इसको एक सब हेडिंग दी, फ्रॉम बुद्ध टू युद्ध, बुद्ध से युद्ध तक। भारत चीन संबंध बुद्ध से युद्ध तक, ये हमारा टॉपिक है। इसको हम 3 से 4 लेक्चर में कवर करेंगे और देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे, क्या क्या हमारे मुद्दे होंगे जिन पर हम बात करेंगे या जिन पर बात करके हम भारत चीन संबंधों की पूर्णता के साथ चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जिन पर चर्चा करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने भारत चीन संबंधों पर पूरी बात कर ली। कुछ निश्चित मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा अवश्य करनी चाहिए। कौन कौन से मुद्दे हैं ज़रा देखते हैं। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हम किन किन मुद्दों पर अगर डिस्कशन कर लें तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इंडिया चाइना रिलेशन पे जितनी बातें थी हमने कर ली। हम जानते हैं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है, चाहे आप यूपीएससी लिख रहे हों, चाहे आप बीपीएससी लिख रहे हों, चाहे यूपीपीएससी लिख रहे हों, क्वेश्चंस यहाँ से बनने ही बनने हैं, एकदम निश्चित बनने हैं। अब क्वेश्चंस आप जानते हैं कि वो बहुत सारे एंगल से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे मुद्दों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हमें सारे एंगल्स को टच करना होगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी सभी मुद्दों के लिए। तो देखिए भाई, क्या क्या हम इसमें हेडिंग बना सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स बना सकते हैं, क्या क्या एंगल हो सकते हैं इंडो चाइना रिलेशन के। तो उस रेफरेंस में जो सबसे पहली बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि हमें जानना चाहिए
कि किसी भी देश के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं तो किन किन मुद्दों पर हम विचार करते हैं, क्या क्या हमारे आधार होते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पे हम तय करते हैं कि हमें फला नेशन के साथ इस तरह का संबंध बनाना है। सपोज कि आप फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आप विदेश सचिव हैं, आपको एक प्रेजेंटेशन देना है फॉरेन पॉलिसी पे कि भाई हम फला देश के साथ अपना एक फला देश के साथ हम किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं। ये आपका मंत्री आपसे पूछ रहा है या कैबिनेट पूरी पूछ रही है आपसे, और आपको एक प्रेजेंटेशन देना है कि हाँ हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हम जो है चाइना के साथ किस तरह की फॉरेन पॉलिसी में जाएं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम चाइना के साथ किस तरह की फॉरेन पॉलिसी में जाएं। आप जो है फॉरेन सेक्रेटरी हैं और आपको एक प्रेजेंटेशन बना के कैबिनेट के सामने पेश करना है, तो आप किन बातों पर ख्याल रखेंगे, किन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं। इन कारकों की सूची अनंत हो सकती है, लेकिन हम फिर भी कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स को चर्चा में ले आएंगे जिनके बिना फॉरेन पॉलिसी को निर्मित नहीं किया जा सकता है। तो पहली हेडिंग हमारी क्या है, विदेश संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। विदेश संबंधों को या विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, जिनके अधीन हमें फॉरेन पॉलिसी निर्मित करनी होती है, वो हमें देखना चाहिए। और अब दूसरी बात है, हम बार बार कह रहे हैं कि हम भारत चीन संबंधों पर पड़ताल कर रहे हैं, भारत चीन संबंधों पर हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या भारत चीन संबंध कैसे यहाँ तक आए, तो वो हमें देखना है। तो दूसरा टॉपिक हमें क्या बनाना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत और चीन के मध्य समानता के रूप में दिखाई देती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में विषमता के रूप में हमें दिखाई देती हैं। तो हम क्या कहें इसको, हम कहें भारत और चीन के मध्य समानता के बिंदु, समानता के बिंदु, क्योंकि ये भी बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं, है ना। चाहे वो सांस्कृतिक समानता हो, वैचारिक समानता हो, निर्जातीय समानता हो, अर्थव्यवस्था की समानता हो, अगर कहीं पे हम एकदम समान धरातल पे आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा एथनिसिटी के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कई ऐसे आधार बन जाते हैं। अगर उसमें कुछ समानता दिखाई दे रही है तो हमारा दृष्टिकोण एक सकारात्मक रहता है विदेश नीति को बनाने में। तो भारत चीन में कौन कौन से समानता के बिंदु हैं और कौन कौन से विषमता के बिंदु हैं। बहुत सारी समानताएं आप देखेंगे कि भारत और चीन में हैं, और इन दोनों ही देशों ने बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया की जीडीपी के बड़े हिस्से को होल्ड रखा, अपने पास रखा। और पूरब और पश्चिम के बीच में जो व्यापार संबंध विकसित हुआ अर्ली सेंचुरीज़ में, अर्ली सेंचुरीज़ का मतलब कि प्रारंभिक शताब्दियों में, 1, 2, 3 शताब्दी के आसपास जो पूरब और पश्चिम के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ, उसमें भारत और चीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और बहुत सारा सोना, बहुत सारा प्रेशियस मेटल पश्चिम से बहकर पूरब की ओर आया। आपने प्लिनी को पढ़ा होगा, तो वो यूनानी इतिहासकार है, वो बड़ा आंसू बहाता है कि वो इस बात के लिए रोता है कि बहुत सारा सोना रोम से बहकर कहाँ चला जा रहा है, भारत चला जा रहा है। प्रारंभिक इतिहासकारों के रेफरेंसेस से पता चलता है कि 55 करोड़ सेस्टर्स प्रतिवर्ष आय होती थी भारत को रोम के साथ व्यापार करने से। भारत को और इस पूरे व्यापार में चाइना भी इन्वॉल्व रहता था किसी न किसी रूप में। चाइना जो है उधर से जाता था, जो रेशम रूट जिसको आज वो वन बेल्ट वन रोड BRI प्रोजेक्ट का जो उसका हिस्सा है, रेशम रूट को फिर से बनाने का, तो वो रेशम रूट था उस समय, व्यापारिक रूट था। इस समय वो क्या है, वो व्यापार करने के साथ साथ स्ट्रैटेजिक
उद्देश्य से भी उसको विकसित कर रहा है, रणनीतिक उद्देश्य से भी उसको विकसित कर रहा है, रणनीतिक दृष्टिकोण से विकसित कर रहा है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वो सब आज हमारे डिबेट डिस्कशन में आएगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम उसको समझने जा रहे हैं, ताकि आज के बाद इस सेशन को करने के बाद आपको इंडो चाइना रिलेशन पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी लेक्चर को 5 बार सुन लीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। आप जाके लिख के आ जाइएगा इन्हीं बातों को। भारत चीन की समानता के बिंदु और विषमता के बिंदु, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के मध्य क्रमिक रूप से विदेश नीति का विकास हुआ। ये क्रमिक रूप से जो विदेश नीति विकसित हुई वो प्राचीन काल में भी विकसित हुई, मध्यकाल में विकसित हुई। तो ये प्राचीन काल और मध्यकाल में जो इसका विकास हुआ, ये कोई सैद्धांतिक विकास नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक विकास था कि हाँ भाई जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा कर लिया गया। इसमें कोई थियोरी नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई जो है दूरदृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था वैसा, है ना। जिसका जैसा बना वैसा उसने कर लिया। फिर आता है ब्रिटिश काल, जहाँ बहुत नियोजित तरीके से अंग्रेज़ों ने, चूँकि अंग्रेज़ों के हाथ से ब्रिटेन के निकल जाने के पश्चात उनकी झोली का, उनकी महारानी के मुकुट का सबसे प्रेसियस हीरा कौन था, तो आप कहोगे कि इंडिया था। वो कहते थे कि सबसे ज़रूरी हमारे लिए इंडिया है। तो जैसे उन्होंने अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, और अमेरिका के हाथ से निकल जाने के बाद जो बहुत सारे उनके वाइसराय गवर्नर जनरल्स आए, उन्होंने भारत को बाकी लोगों से बचाए रखने के लिए, जैसे रसिया से बचाए रखने के लिए, चाइना से बचाए रखने के लिए, फ्रांस से बचाए रखने के लिए एक पॉलिसी के तहत भारत की विदेश नीति को तय किया। तो उस पीरियड में चाइना के साथ हमारी क्या पॉलिसी रही, आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाई जा रही है, ईरान के साथ सीमा निर्धारित की जा रही है, नेपाल के साथ सगौली की संधि करके सीमा निर्धारित की जा रही है, भूटान म्यांमार के साथ सीमा निर्धारित की जा रही है। तो जो ब्रिटिश भारत सरकार म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ सीमाओं का निर्धारण कर रही है भारत से, तो वो क्यों कर रही है ऐसा? वो इसलिए ऐसा कर रही है ताकि भारत को सुरक्षित किया जा सके बाहर के आक्रांताओं से, या बाहर के जो भी लोग भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों से। तो ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे करके वो भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया गया। बहुत काम की चीज़ें हैं ये सब, बहुत काम की चीज़ें। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे भारत के साथ उसने बाउंड्री डिसाइड की, है ना। अंग्रेज़ों की क्या देन रही भारत में, तो आप देखोगे कि बाउंड्री डिसाइड करना बहुत बड़ा भूमिका रही, उन्होंने एक भारत को ढांचा दिया। तो ब्रिटिश काल में कैसे फॉरेन पॉलिसी ने काम किया, और कैसे हमें फॉरेन पॉलिसी ने कैसे काम किया, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ब्रिटिश काल में चीन के साथ कैसे हमारे संबंध विकसित हुए, ये हम चर्चा में ले आएंगे। तो ये पॉइंट्स बनाएंगे हम पॉइंट बनाएंगे कि वर्तमान समय में विवाद के मुद्दे क्या हैं। वर्तमान समय में विवाद के मुद्दे क्या हैं, तो हम देखेंगे कि केवल दौलत बेग, ओल्डी, डेम चौक, गलवान वैली, लाइन ऑफ कंट्रोल, इतना ही बात नहीं है, बात और भी बहुत सारी है। आप देखोगे कि और बहुत सारी बातों में ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर समस्या है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पर वो जो बांध बना रहा है उसको लोग वाटर बम कह रहे हैं कि वो आने वाले दिन में कभी भी उसका मिसयूज कर सकता है, तो वाटर बम के तौर पर उसको यूज कर सकता है। तो ये विवाद के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ट्रेड रिलेशंस को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है ना, उनको लेकर बड़ा समस्या है। ये कई जगहों पर, हमने कहा बाउंड्री में कई जगहों पर डिस्प्यूट है, वो कुछ को मानता है, कुछ को इंडिया मानता है, कुछ को नहीं मानता है। तिब्बत को लेकर, तिब्बत की ऑटोनॉमी को लेकर एक मुद्दा बनता है भारत और चीन के बीच में। हालांकि वो 2004 के बाद से फिर वो मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि 2004 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तिब्बत पर उनके आधिपत्य को मान्यता दे दी। भारत ऐसा पहला देश था जिसने तिब्बत पर चाइना के अस्तित्व को स्वीकार किया कि हाँ भाई तिब्बत जो है चाइना का है। तो वो सारे मुद्दे हैं। दलाई लामा का क्या मुद्दा है, वो भारत में कैसे पॉलिटिकल राजनीतिक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, क्या उनका इश्यू है, क्या मुद्दे हैं, उनसे क्या भारत चीन संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी का मुद्दा है, दलाई लामा का मुद्दा है, सीमाओं का मुद्दा है, व्यापार का मुद्दा है, रणनीतिक मुद्दे हैं, कई सारे इश्यूज हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। और फिर हम देखेंगे कि तात्कालिक मुद्दा क्या है, अभी फ़िलहाल का मुद्दा क्या है। तो अभी तात्कालिक मुद्दे में हम उन्हीं 4 बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो 4 बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उन 4 बिंदुओं पर चीन क्यों अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है ना वो 4 मुद्दे। अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते तो हम इतना परेशान नहीं हो रहे। तो दौलत बेग ओल्डी जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और वहाँ पर हम 2001 के बाद से लगातार सड़क और इस तरह का इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं ताकि हम चीन को प्रभाव में ले सकें, चीन को हम काउंटर कर सकें। तो उसके लिए हम कर रहे हैं। और फिर हम एक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे इस पूरे प्रक्रम का, इस पूरी घटनाक्रम का, जिससे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों है कि जब रोम जल रहा है तो नीरो बंसी बजा रहा है। भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई कि पूरी दुनिया एक ऐसे पैंडमिक से जूझ रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं और उस पैंडमिक के ओरिजिन के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है जिस देश को, वही देश एक दूसरी तरह की समस्या खड़ी करने में लगा हुआ है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जाने का पूरा व्यवस्था है। अमेरिका का जो दृष्टिकोण है चाइना को लेकर और जो यूरोपियन नेशंस का दृष्टिकोण है चाइना को लेकर, वो क्या है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, दोनों में वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस बात की कि वो वॉर नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर होगा, है ना। तो क्यों ऐसा कर रहा है चाइना? जब सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं, उन सिचुएशन में उसको ऐसा क्या सूझ रहा है कि नहीं उसको लड़ाई कर लेनी चाहिए, युद्ध कर लेना चाहिए, या वो कोई और दबाव बनाना चाह रहा है, या और कोई निगोशिएशन बढ़ते हैं। तो वो सारी बातों का हम विश्लेषण करेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयाँ किन किन बातों की तरफ हमको ले जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हथियार बेचने वाले देश हैं उनका कोई चालाकी चलता है इस मामले में कि हमारे हथियारों की बिक्री चलती रहे। अभी देखा ना, राफेल आ गया, जल्दी आ गया। राफेल आ रहा है बहुत दिन से, पिछली सरकार के टाइम से आ रहा है, इस सरकार में आया, सस्ता आ रहा है, महंगा आया, तमाम तरह की इस तरह की बातें हैं। तो अचानक से वो क्या हुआ जिसके कारण से ये सारी घटनाएं हुई। तो अगर हम इन सारे मुद्दों पर बात कर लें, आप देखिए ना, इन सारे मुद्दों पर अगर हम बात कर लें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, यही मुद्दे हैं जहाँ से कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन रेज कर सकता है, क्वेश्चन बना सकता है ना। तो इन सारे मुद्दों पर हमें ध्यान देना है। इनमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो हमारे लिए है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम क्रमिक रूप से समझ सकें, है ना। तो सबसे पहले हम उन डिटर्मिनेंट्स पर ध्यान लगाएं, उन बिंदुओं पर ध्यान लगाएं जिन बिंदुओं के माध्यम से हम किसी भी देश की विदेश नीति को समझ सकते हैं, या किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन पर हम एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, अपनी एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम बेहतर आगे के मुद्दे इन्हीं के साथ इंटररिलेटेड हैं, इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, एकदम इसी क्रम में हम बढ़ते जाएंगे, है ना। ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें क्या क्या इनमें समानता है, फिर इस समानता से क्या क्या विषमता उत्पन्न हुई है, कैसे चेंज आया है, और फिर इन्हीं परिवर्तनों के कारण से यहाँ से ये कनेक्टेड है कि ब्रिटिश काल में जो दोनों के बीच समझौते हुए, फिर आगे विवाद के मुद्दे हुए, फिर आज़ादी के बाद हम कैसे बढ़े, आज़ादी के बाद वो कैसे बढ़े, और फिर तात्कालिक तक हम पहुँच जाएंगे, और फिर पूरे का एक विश्लेषण आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ज़रा इसको आप समझिएगा, है ना। बुद्ध से युद्ध तक कैसे पहुँचे आप। सबसे पहला टॉपिक इस रेफरेंस में हम क्या लेने चल रहे हैं, तो वो है विदेश संबंधों को निर्धारित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करने वाले कारक। क्या निर्धारित करने वाले कारक? विदेश नीति निर्धारित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जरा देखिए, है ना।
बहुत ध्यान से समझिएगा और ये आपको पेपर 2 में बहुत हेल्प करेगा, है ना। और पेपर 1 में भी कभी हेल्प कर सकता है, वो इंडो चाइना के नाम पे कुछ पूछ सकता है। इनिशियल जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर पूछ सकता है कुछ क्वेश्चंस, वो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन से समझ के। तो आप ज़रा समझिएगा विदेश नीति को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, है ना। देखिए भाई, सबसे पहले क्या प्रभावित करता है, सबसे मेजर डिटर्मिनेंट क्या है, अगर इस पर हमें बात करनी हो तो हमें याद रखनी चाहिए बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनका एक बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में हालांकि वो बात कही थी कि हम सब कुछ बदल सकते हैं पर अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, बड़ी समस्या है हमारी। तो पड़ोसी नहीं बदल सकते तो हम क्या करें, तो हम समझें कि हम क्यों नहीं बदल सकते। तो विदेश नीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक जो है वो है भौगोलिक कारक। ज्योग्राफिकल फैक्टर, जो कि विदेश नीति को बहुत गहरे से प्रभावित करता है। अब देखो ये कैसे प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक का मतलब दो तरह से आप समझिएगा। भौगोलिक कारक को आप दो तरह से समझिएगा। एक तो आप ऐसे भौगोलिक कारक को समझिए कि अगर हम भौगोलिक रूप से किसी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, और अगर हम बाउंड्री शेयरिंग नेशन नहीं हैं, हम कोई और देश के दूर देश है, तो उसके साथ हमारे संबंध कैसे होंगे। तो अगर आप ये देखें तो दोनों के विदेश संबंधों में अंतर पाएंगे। हम अपने जो नेबरिंग नेशंस हैं उनके साथ जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, क्या हम उसी तरह की फॉरेन पॉलिसी दूर के देशों के साथ भी अडॉप्ट करते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे नहीं। हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ दूसरी तरह की फॉरेन पॉलिसी पे काम करते हैं, और जो हमारे दूर दराज के देश हैं उनके साथ हम दूसरी तरह की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तो आप देखिए ना, भौगोलिक स्थिति ने एक कारक बनाया, भौगोलिक स्थिति एक कारक के रूप में काम कर रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में। ये इतनी ही बात नहीं है, और भी बहुत सारे भौगोलिक कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। पहला क्या है, वो है भौगोलिक कारक कैसे प्रभावित कर रहा है, सीमा संबद्धता। हमारी सीमा संबद्धता है कि नहीं है, ये एक कारक है। हमने बताया अगर हमारा कोई भी देश है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उसके साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो थोड़ा अलग टाइप की होगी। हमारा दूर दराज का कोई देश है तो उसके साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनेगी वो कोई दूसरी तरह की होगी। तो एक कारक जो है भौगोलिक कारक में, एक कारक है सीमा संबद्धता, जो कि हमारे विदेश नीति को प्रभावित करती है बहुत गहरे से। दूसरा कारक है समुद्र तट। अगर कोई भी देश ऐसा है जो कोस्ट लाइन पर है या जिसके पास कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट लाइन वाले नेशन के पास बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करे, एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे। अगर कोई भी देश कोस्ट लाइन के साथ है तो उसके पास अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल देखिए मजबूरी है, या तो वो चाइना के साथ या तो वो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। भूटान को देखिए तो भारत के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत पर बहुत सारा डिपेंडेंसी है उसकी। तो चाहे नेपाल को देख लीजिए, चाहे भूटान को देख लीजिए, चाहे अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, जो भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनको एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए बहुत कम स्कोप होता है। उनको ट्रेड करना है, उनको व्यवसाय करना है, उनको चीज़ों को खरीदना है, चीज़ों को बेचना है, कहाँ से जाएंगे वो? सी कोस्ट है नहीं उनके पास, तो उनको
आसपास के देशों पर ही अपने बाजार के लिए भी निर्भर करना पड़ता है, वस्तुओं को बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। तो उनके साथ सिचुएशन थोड़ा अलग है। हवाई मार्ग से वो जा सकते हैं, पर हवाई मार्ग बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं होते हैं ट्रेड कॉमर्स के लिए। तो इस कारण से सी कोस्ट का होना या ना होना किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। और अगर किसी देश के पास ये है तो ठीक है, अदरवाइज वो, अगर वो स्थल अवरुद्ध देश है भाई, या तो समुद्र तटीय क्षेत्र होगा या तो स्थल अवरुद्ध होगा। और स्थल अवरुद्ध देशों के पास आपने देखा कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इंडिपेंडेंट बना सकें, इसलिए उनको किसी न किसी देश पर निर्भर होना पड़ता है। और ये आप देखिए ना, स्थल अवरुद्ध देशों की निर्भरता को बहुत सारे देश भुनाने का प्रयास भी करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। भौगोलिक कारकों के साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो पड़ोसियों की स्थिति आपको प्रभावित करती है। ये भी भौगोलिक कारक से ही जुड़ा हुआ है। भौगोलिक स्थिति कैसे प्रभावित करती है आपको? भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती है, जैसे आपके पड़ोसियों की स्थिति कैसे प्रभावित करती है आपको, कि आपके आसपास रहने वाले देश कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका जो वैश्विक परिदृश्य पर उनकी पहचान कैसी है, इन सारी बातें आपको प्रभावित करती हैं। जैसे आपके पास अगर कमज़ोर पड़ोसी है तो स्थिति बिगड़ सकती है। देखिए ज़रा इसको समझिए आप। बहुत पहले से एक सिद्धांत है आचार्य चाणक्य का, मंडल योनि सिद्धांत। तो वो कहते हैं कि केंद्र में अगर कोई राजा है और वो अपना सत्ता विस्तार करना चाहेगा तो किसके साथ करना चाहेगा? अपने पड़ोस वाले राज्य में जाएगा। या पड़ोस वाला राज्य अपना सत्ता विस्तार करना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? वो ए वाले राजा के पास जाएगा। इसलिए बहुत संभावना है कि राजा का अपने पड़ोसी राजा के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, और इसके साथ, इसको दबाव में रखने के लिए उसको किसके साथ संबंध बना के रखना चाहिए? सी नाम के राजा के साथ संबंध बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पड़ोसी के साथ हम, पड़ोसियों की स्थिति कैसी है, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। आप देखिए कि अगर चीन के साथ संबंध हमारे मधुर नहीं है, जिसके कारण से हमें जापान हमारे साथ बहुत अच्छे, हम जापान के साथ बहुत मधुर संबंध रखते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हम बेहतर संबंध रखते हैं ताकि पाकिस्तान दबाव में रहे। तो पड़ोसियों के साथ हमारी स्थिति कैसी है, ये भी बहुत गहरे से प्रभावित करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी को। हम फॉरेन पॉलिसी का शुरुआती चरण में ही हमने इस बात का ख्याल रखा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। नेपाल, जब भारत आज़ाद हुआ, या पूरी दुनिया 1950 के आसपास बहुत सारे दुनिया के देश आज़ाद हुए, वो टाइम था कोल्ड वॉर का टाइम था, शीत युद्ध का टाइम था, जिसमें पूरी दुनिया दो पावर ब्लॉक में बटी हुई थी। एक पावर ब्लॉक को लीड कर रहा था अमेरिका, और एक दूसरे पावर ब्लॉक को लीड कर रहा था रशिया लीड कर रहा था। दोनों जितने भी इंडिपेंडेंट नेशंस थे वो इन्हीं दोनों पावर ब्लॉक में से किसी एक पावर ब्लॉक में जाने के लिए आतुर रहते थे, और वो चाहते थे कि कोई पावर ब्लॉक का नेता उनका नज़दीकी बन जाए। भारत ने क्या किया? भारत ने इस टाइम पर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने का प्रयास किया और कहा कि हम इन दोनों में से किसी भी गुट में ना जाकर क्या करेंगे? निर्गुट रहेंगे। निर्गुट रहेंगे तो निर्गुट को तोड़ने का प्रयास ये सारे दोनों गुटों ने बराबर किया कि यह निर्गुट ना रहने पाए कोई भी, और हमारे साथ आए कोई ना कोई। दोनों ही देश चाहते थे कि ये हमारे साथ एसोसिएट हो। उसी क्रम में नेपाल में प्रभाव बढ़ाना शुरू किया ब्रिटेन और अमेरिका ने। नेपाल में ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। राजा त्रिभुवन नारायण उस समय वहाँ के राजा थे, उनके मंत्री थे राणा। तो उन्होंने जो है प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, और राणा ने चुपके बिना राजा की सहमति के, क्योंकि राजा को मिलाया था किसने अपने पक्ष में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमने बताया कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रखनी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को अपने पक्ष में किया ताकि चाइना या रूस का जो साम्यवाद का प्रभाव है वो हमारी सीमाओं में एंटर ना करने पाए। उधर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और यूएस ने
नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाया और राणा राजा की रजामंदी के बिना ही संबंध बढ़ाने लगा। और त्रिभुवन नारायण का झुकाव भारत की ओर था, जिसके कारण से उन लोगों ने सत्ता परिवर्तित करवा के एक छोटे से बच्चे को राजा बनवा दिया। ज्ञानेंद्र नाम था उसका, वही ज्ञानेंद्र जिसने बाद में वीरेंद्र की फैमिली को ख़त्म किया था। तो राजा ज्ञानेंद्र को राजा बना दिया। त्रिभुवन नारायण भारत भाग आए, भारत में उन्होंने शरण ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ के राणा को बुलवाया। राणा बहुत करप्ट आदमी था, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी इंडिया में बना रखी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको टाइट किया कि तुम्हारी एक भी प्रॉपर्टी तुम नहीं ले पाओगे, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी सीज कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिएट कर ली जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुमको मिल जाए, तुम्हारे इंसेस्टर्स को मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें फिर से त्रिभुवन नारायण को रिस्टोर करना पड़ेगा नेपाल में। मरता क्या ना करता, त्रिभुवन नारायण को फिर से रिस्टोर किया गया। ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई कि पड़ोसियों की स्थिति हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत गहरे से प्रभावित करती है। जो राजा साहब को वहाँ पर रिस्टोर करवाना भारत के लिए कोई बहुत जिम्मेदारी वाला काम नहीं था, लेकिन वहाँ उनके रिस्टोर होने से भारत की स्थिति नेपाल के पक्ष में या नेपाल के संदर्भ में चिंताजनक नहीं रहेगी, मजबूत रहेगी। तो पड़ोसी कैसी स्थिति में हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत गहरे से प्रभावित करता है। पड़ोसियों की आर्थिक स्थिति भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है। पड़ोसियों की स्ट्रैटेजिक स्थिति भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है। तो यहाँ स्थिति से हमें क्या क्या समझना है? आर्थिक स्थिति कैसी है उनकी, सामरिक स्थिति कैसी है उनकी। अब देखिए, सामरिक स्थिति को चैलेंज करने के लिए हम ले आए ना राफेल को, तो सामरिक स्थिति कैसी है उनकी, आर्थिक स्थिति कैसी है उनकी आंतरिक स्थिति कैसी है। अगर आंतरिक रूप से अशांत हैं तो हमको प्रभावित करेंगे ना वो, तो उनकी आंतरिक स्थिति कैसी है, ये भी हमारे लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा, आप फॉरेन सेक्रेटरी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई पाकिस्तान के लिए हम कैसी फॉरेन पॉलिसी बनाएं, पाकिस्तान के बारे में हम किस तरह की नीति पर काम करें, तो आप कहिएगा कि हमें वहाँ पर सबसे पहले डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आए उससे हम बातचीत कर सकें, ना कि उन लोगों से जो फ़िरका परस्त हैं या उन लोगों से जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उन लोगों से बात करने से हमारी बात नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक हैं, हम फंडामेंटलिस्ट हैं नहीं। हम फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं, तो हम फंडामेंटलिस्ट से बात भी नहीं करेंगे, और उनसे बात करेंगे तो उनका तो एजेंडा ही कुछ और है। तो आंतरिक स्थिति, सामरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है हमारे पड़ोसी की, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करती है ना। फिर सामरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी सैन्य स्थिति का निर्माण करती हैं। सैन्य स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, बहुत निर्धारक कारक है। अगर आप ध्यान से देखें और इजराइल को देखें आप, तो इजराइल की स्थिति कैसे इतनी मजबूत है, सैन्य स्थिति के कारण मजबूत है ना। इजराइल जो है उस पूरे जोन में अपने आप को सबसे सुपर मिलिट्री पावर के रूप में स्थापित करता है, और बहुत सारे देश उसके साथ ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं जिससे वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वहाँ से इंपोर्ट कर सके। तो मिलिट्री पावर कहीं की कैसी है, वो भी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती है। अगर हमारी मिलिट्री पावर अच्छी है, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक आक्रामक विदेश नीति का पालन करेंगे। आक्रामक विदेश नीति कैसे बन सकती है आपकी? आक्रामक विदेश नीति बनती है दो कारणों से। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और आपकी सैन्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बात को जरा समझिएगा, है ना। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो लोग उनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उन्हें बहुत वार्म वेलकम मिलता है, बहुत तेज़ी से उनका स्वागत होता है। और हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि यह स्वागत ही जो है, इसी में हम जीत गए,
और उसी में वो खुश हो जाते हैं और आगे की बातें वहीं रह जाती हैं। जरा हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। एक हम नैरेटिव है हमारा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो गई है। किस आधार पे मान रहे हैं हम इस बात को कि बहुत स्ट्रांग हो गई है? हम इस आधार पे मान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं उनका बहुत वार्म वेलकम होता है। मेडिसन स्क्वायर में करोड़ों लाखों की भीड़ आती है, वहाँ उसको संबोधित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ भारतीयों को संबोधित करते हैं। दुनिया के किसी भी देश में, ब्रिटेन, कनाडा, जहाँ भी जाते हैं, फ्रांस, वहाँ भारत के लोगों को संबोधित करते हैं और एक माहौल बन जाता है वहाँ कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। तो ये सारा माहौल देख के हमको ऐसा लगता है, हमारा दिमाग ऐसा कंसीडर करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। जरा इसके निहितार्थ को समझते हैं। निहितार्थ क्या है इसमें? निहितार्थ ये है कि हमारा प्रधानमंत्री नहीं जाता है, बल्कि हमारा 131 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर जाती है वहाँ पे। 131 करोड़ लोगों से बना हुआ बाजार जाता है, जिसको लालच भरी निगाहों से पूंजीवादी देश देखते हैं। जो आपको गले लगाते हैं तो आपको लगता है कि हमारा कद ऊंचा हो गया। वो कौन लोग हैं? वो विकसित देश हैं। वो अमेरिका का राष्ट्रपति जब आपको गले लगाता है तो आपको लगता है कि हम बहुत ऊंचे हो गए और हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो गई। पर आप जरा समझिए कि वो आपको एक मार्केट समझ रहा है, आपको बाजार समझ रहा है, आपको अपने तैयार माल के लिए मार्केट के रूप में देख रहा है। एशिया में आप लगातार अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, लगातार आप एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए एशिया में एक सहयोगी के तौर पर वो आपको देख रहा है। तो एक्चुअल बात क्या है? आप आर्थिक रूप से लगातार संपन्न होते गए हैं, आप लगातार सैन्य रूप में लगातार आप संपन्न होते गए हैं, आर्थिक शक्ति के रूप में लगातार उभरते गए हैं, जिसके कारण से आज आप एक आक्रामक विदेश नीति का पालन कर रहे हैं, जिसमें आप बार बार कहते हैं कि ये 62 का भारत नहीं है, ये 50 का भारत नहीं है, 48 का भारत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 48 के भारत में 60% लोग BPL थे। आज जो है बहुत अच्छी स्थिति है भारत की। तो वो उस समय का भारत नहीं है। हमारी आज फॉरेन पॉलिसी अटैकिंग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी आक्रामक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ही ऑफेंसिव है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि हम आर्थिक शक्ति हैं, हम सैन्य शक्ति हैं। हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि विदेश नीति को प्रभावित करते हैं बहुत गहरे से आर्थिक स्थिति आपकी और आपकी सैन्य शक्ति। तो आपकी विदेश नीति में जो आक्रामकता दिखाई दे रही है वो ड्यू टू दीज सिचुएशंस। सैन्य शक्ति में हम कैसे मजबूत हुए? हमने एटॉमिक टेस्ट किए, हमने मिसाइल्स बनाए, हमने बहुत सारा युद्धक हथियार बनाए और हमने टैंक बनाए, तोप बनाई, बोफोर्स ले आए, बहुत सारा इस तरह से हमने काम किया, जिसके कारण से हम एक आक्रामक विदेश नीति की जगह पे पहुंच पाए। और आक्रामक विदेश नीति की जब भी आप चर्चा करें या इस तरह का कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि वर्तमान विदेश नीति में जो आक्रामकता के तत्व दिखाई देते हैं, तो अब उन पर कोई अगर लेख लिखने के लिए आए, कोई आलोचना करने के लिए आए, कोई क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आए, ऐसा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि जो हमारी आक्रामकता पिछले 5-6 सालों में दिखी है, चाहे वो पाकिस्तान के मुद्दे पे हो, चीन के मुद्दे पे तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, पैगोंग लेक पे सिचुएशन क्या है, दौलत बेग ओल्डी तो खैर हमारे नियंत्रण में ही है, बाकी जगहों पे क्या एक्चुअल सिचुएशन है, उसमें कौन क्या सही झूठ पता नहीं क्या चल रहा है, वो हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे। आप एकेडमिक डिस्कशन में बने रहें, तो अभी उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति बड़ी आक्रामक रही है, विदेश नीति हमारी आक्रामक रही है। तो वो क्यों रही है? क्योंकि हम लंबे समय से हथियार बनाए हैं, हमने परमाणु परीक्षण किया, हमारे पास मिसाइल्स हैं, अग्नि, त्रिशूल, नाग, और ये सब बहुत लंबी अग्नि जो है, अग्नि 5 जो है वो 5000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? ये लंबे प्रक्रिया का परिणाम है। तो जब भी आपसे कभी भी ऐसा प्रश्न लिखने के लिए आता है कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति में या भारत की सामरिक नीति में जो आक्रामकता दिखाई दे रही है, ये इसका विवेचना करें, इसकी समालोचना करें, तो आप कभी भी इस तरह का दृष्टिकोण अपने मन में मत विकसित करिएगा कि पीछे जो रही है वो आक्रामक नहीं रही है, पीछे बड़ी ढुलमुल रही है, बड़ी कमज़ोर रही है।
ऐसा ऐसा कोई भी बात नहीं कहिएगा आप अपने कॉपी में, क्योंकि ये आलोचना वाली बात गलत हो जाएगी। क्योंकि उसी, अगर आप एकेडमिकली इस बात को देखिएगा, आप टीवी डिबेट में मत जाइए, आप इसको एकेडमिकली समझिए, तो आप देखिएगा कि जो पिछली सरकारों ने डेवलप किया था चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों के दम पे आज हम कह रहे हैं ना कि हम तुमको मार देंगे। हम किससे मार देंगे? हम परमाणु बम से मार देंगे, हम अग्नि 5 से मार देंगे। तो अग्नि 5 कहाँ से आया? पीछे की सरकारों से आया है ना। तो बस इस बात को आप समझते रहिए। टीवी डिबेट के आधार पे आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में जगह नहीं देंगे, है ना। मुद्दा हमारा ये है कि कौन कौन से कारक हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उसमें हमने देखा कि भौगोलिक कारक हैं। भौगोलिक कारकों में 3 बिंदु देखे। पड़ोसियों की स्थिति प्रभावित करती है, उनकी आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति, आंतरिक स्थिति। अब हमारी स्थितियां जो हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामरिक स्थिति कैसी है, आंतरिक स्थिति ऐसी, ये भी तो प्रभावित करेगी हमारी विदेश नीति को। तो वो हमारी सैन्य शक्ति कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी सामरिक स्थिति कैसी है, ये हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है। आगे जो बात है वो है संसाधनों की उपलब्धता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। है ना। संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं हमारे पास? अगर हम संसाधन, जैसे अभी आप देखें ना, खाड़ी देशों के प्रति विदेश नीति हमारी कुछ और होगी। अगर हम पेट्रोलियम के मामले में इंडिपेंडेंट होते तो हम कुछ और फॉरेन, अभी मान लीजिए कि ईरान और अमेरिका का कोई मुद्दा आता है, जैसा कि पीछे जाके देखेंगे तो कई सारे ऐसे मुद्दे आए जहाँ पे ईरान और भारत एक दूसरे के साथ हैं। ईरान और भारत एक दूसरे के पारस्परिक सहयोगी देश हैं। ईरान और भारत परंपरागत रूप से मित्र हैं। बावजूद इसके कई बार ऐसा भी आपने देखा कि ईरान के विपक्ष में मतदान किया भारत ने, और जब बात अमेरिका की थी, है ना, क्योंकि अमेरिका से हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। लेकिन बहुत बार आपने देखा कि हम ईरान के साथ खड़े रहे, हम जो है अरब देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखते हैं। तो हम अरब देशों के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, इन सब देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर क्यों रखते हैं, या उनके लिए हमारी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी क्यों है? क्योंकि उनके पास विशेष तरह के संसाधन हैं जिनकी हमें आवश्यकता रहती है। तो संसाधनों की आवश्यकता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है भारत की फॉरेन पॉलिसी को या दुनिया के किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। संसाधनों की उपलब्धता में ही एक और संसाधन आता है, वो है तकनीकी संसाधन। एक तो हम अपने विदेश नीति को अपने विदेश नीति को निर्मित करते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमको टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी। तो तकनीकी संबद्धता या तकनीकी ज्ञान या तकनीकी के प्रति जो हमारा ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपनी विदेश नीति को डिसाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होगा, टेक्नोलॉजी हम अपनी कैसे इम्प्रूव करेंगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी विदेश संबंधों को निर्धारित किया जाता है। तो विदेश संबंधों को निर्धारित करने में ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है ना, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जापान है ना, या और भी ऐसे देश है जिनके साथ हमारा टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग होती है, टेक्नोलॉजी शेयर होती है, उनके साथ हमें मधुर संबंध विकसित करने होते हैं। तो तकनीकी संबंध हमारे कैसे, हमारे पास तकनीकी संसाधन कितने हैं, या जिस देश के साथ हम फॉरेन पॉलिसी अपनी निर्धारित करने जा रहे हैं उस देश के पास तकनीकी संसाधन कैसे उपलब्ध हैं, ये सारी बातें हमारे संबंधों को प्रभावित करती हैं। इनके अलावा देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें और हैं जो फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती हैं। तो फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में एक और चीज़ है, वो है ऐतिहासिक परंपराएं। देखिए ऐतिहासिक परंपराएं कैसे डिटरमाइन करती हैं।
ऐसे डिटरमाइन करती हैं कि हमारी इस ऐतिहासिक परंपराएं क्या हैं और जिनके साथ हम वैदेशिक संबंध बनाने जा रहे हैं, जिनके साथ हम अपना संबंध विकसित करने जा रहे हैं, उनकी ऐतिहासिक परंपराएं क्या हैं और क्या हम उनकी ऐतिहासिक परंपराओं के साथ अपने ऐतिहासिक परंपराओं को समायोजित कर सकते हैं। अगर हाँ, तो हमें विदेश संबंध स्थापित करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। आप अगर आप देखें तो ट्रंप आते हैं तो नमस्ते क्यों बोलते हैं, नमस्ते ना बोले नमस्ते, लेकिन नमस्ते बोलकर वो हमसे ज़्यादा गहरा कनेक्शन फील करवाने का प्रयास करते हैं। और ट्रंप एक व्यक्ति नहीं है ना, अगर कोई अमेरिका का नागरिक आपको गली में घूमते हुए मिल जाए तो हो सकता है नमस्ते ना करे, वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के हिसाब से आपका अभिवादन करे। लेकिन वो राष्ट्रपति जो आता है वो देश है, वो व्यक्ति नहीं आया है, वो नेशन आया है ना, वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो देश है। जब वो देश है तो वो ऐतिहासिक परंपराओं को अपने ऐतिहासिक परंपराओं के साथ संबद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो एक्चुअल में ऐतिहासिक परंपराएं भी किसी भी देश के वैदेशिक संबंध को प्रभावित करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होती हैं। अगर हम इंडो चाइना रिलेशन के संदर्भ में इसको पड़ताल करें तो आप देखेंगे कि बहुत गहरा संबंध है। हिस्टोरिकली इंडिया और चाइना बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। गहरे दोस्त तो हम नहीं कहेंगे रहे हैं, गहरे दुश्मन भी हम नहीं कहेंगे रहे हैं, लेकिन लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। लेकिन देखिए दोनों में अंतर भी है। ऐतिहासिक परंपराओं में क्या अंतर है? हम किस तरह से भारत बनाया, हमने भारत का निर्माण कैसे किया, आधुनिक भारत कैसे निर्मित हुआ। आधुनिक भारत सत्याग्रह से निर्मित हुआ, आधुनिक भारत सविनय अवज्ञा से निर्मित हुआ, आधुनिक भारत साहचर्य के भाव से निर्मित हुआ, आधुनिक भाव हेट द सिन नॉट द सिनर से निर्मित हुआ, आधुनिक भारत गांधी के आदर्शों पर निर्मित हुआ। और आधुनिक चीन कैसे निर्मित हुआ? आधुनिक चीन माओ से तुम क्या कहता था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इस विचार से जिस राष्ट्र का निर्माण हुआ होगा वो कितनी आक्रामकता वाला होगा और कितना विस्तारवादी सोच का होगा, बहुत विस्तारवादी सोच का होगा। वो हमेशा विस्तारवाद उसका मूल धारणा रहेगी। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। युद्ध करके 10 लाख की सेना ने चांग काई शेक की सरकार के विरुद्ध माओ से तुंग के नेतृत्व में संघर्ष किया और माओ से तुंग जो है उसको राष्ट्रपति बनाया उन्होंने चीन का। तो जो इस तरह से सत्ता में आया होगा बहुत ऑब्वियस है को विस्तारवादी होगा। और हम अपने सैनिकों को गवा देने के बाद ये बात समझ पाए कि वो विस्तारवाद नहीं चलेगा। हमें पहले बोलना चाहिए कि विस्तारवाद नहीं चलेगा, हमें पहले ही कहना चाहिए था कि विस्तारवाद नहीं चलेगा। हम पहले क्यों नहीं समझ पाए कि वो विस्तारवादी होगा? क्योंकि हम शायद ऐतिहासिक परंपराओं को नज़रअंदाज कर गए, हम शायद चीन की चालाकियों को नज़रअंदाज कर गए, शायद हमने सीख नहीं ली चाइना के पीछे की आदतों से। तो ऐतिहासिक परंपराएं विदेश नीति को प्रभावित करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहीं, जिसे इस दौरान की विदेश नीति ने शायद नहीं समझा और ऐतिहासिक परंपराओं को नज़रअंदाज किया, चीन की आदतों को नज़रअंदाज किया और कहीं ना कहीं फंस गए थोड़ा सा। तो दोनों देशों के मध्य जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं वो बहुत गहरे से प्रभावित करती हैं। और भारत चीन के संदर्भ में तो आप बहुत गहरे से इस बात को महसूस कर पाइएगा कि कैसे वो प्रभावित कर रही हैं, है ना। अब अगला जो कारक है, जैसे ऐतिहासिक परंपराएं कैसे प्रभावित करें। देखो ना, नेपाल जब वो अभी मैं जो पीछे स्टोरी बता रहा था, जब आया था वो राजा नेपाल का भाग के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, तो उसने कहा कि आप हमको विलय कर लो, जैसे सिक्किम को ले लो, आप सिक्किम को ले रहे हो वैसे हमको भी ले लो आप। तो नेहरू ने कहा नहीं, वो ठीक नहीं है, सिक्किम को तो हमने ले लिया है। कि सिक्किम और भूटान को उन्होंने अलग तरीके से लिया था। सिक्किम से कहा कि भाई देखो हम पूरा विलय नहीं कर रहे हैं, तुम एक इंडिपेंडेंट स्टेट, वो तो बाद में 1975 में स्टेट बना, तो हम आपका पूरा विलय नहीं कर रहे हैं, आप रुके रहो, लेकिन हमारी सेना रहेगी आपके यहाँ और हमारे पर्यवेक्षक रहेंगे आपके यहाँ, आप कोई फॉरेन रिलेशन नहीं बना सकते हो। ऐसे उन्होंने भूटान के साथ किया। नेपाल के साथ क्यों नहीं किया? नेपाल कह रहा था कि हमको ले लो अपने में, पर नेपाल को ना लेकर उन्होंने बफर स्टेट के रूप में उसको बनाए रखा। नेपाल को ले लेने में जितने फ़ायदे थे उससे ज़्यादा फ़ायदे हैं उसको स्वतंत्र बनाए रखने में, वरना जो आज नेपाल कह रहा है वो चीन कह रहा होता।
तो ऐतिहासिक परंपराएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को डिटरमाइन करने में। आप देख सकते हैं जो हमारी सीमाओं के पास, अब ऐतिहासिक परंपराएं देख लो कैसे प्रभावित करती हैं हमारी विदेश नीति को। पाकिस्तान हम पाकिस्तान के पास एक सूत्री कार्यक्रम है भारत का विरोध करना। क्यों भाई उसको इतना मज़ा आता है? उसके पास अपने काम नहीं है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना लिखाना है क्या? लेकिन उसकी उत्पत्ति का मूल कारण भारत का विरोध है। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति का मौलिक कारण इच्छाएं हैं। किसी की इच्छा होती है तो कोई पैदा होता है, तो इच्छा से पैदा हुआ जीव इच्छा से मुक्त कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान कैसे उत्पन्न हुआ है? भारत का विरोध करके। तो भारत के विरोध के भाव से वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, और अगर उसने भारत का विरोध करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया कि मतलब बना कैसे तू। और ऐसे ही है, मनुष्य की जब इच्छाएं खत्म हो जाए तो वो मनुष्य रह ही नहीं जाता, भगवान हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसके अस्तित्व की पहचान खत्म हो जाती है, वो बुद्ध हो जाता है। तो ऐतिहासिक परंपराएं बहुत गहरे से प्रभावित करती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को। आपने पाकिस्तान के साथ आप हमारे संबंधों को इस पैरामीटर पर देख सकते हैं, चीन के साथ हमारे संबंधों को इस पैरामीटर पर देख सकते हैं, नेपाल के साथ इस हमारे संबंधों को देख सकते हैं, बाकी जो दूर के देश हैं उनके साथ भी आप देख सकते हैं ऐतिहासिक परंपराएं कैसे प्रभावित करती हैं। एक और चीज़ है जो विदेश नीति को प्रभावित करती है, वो है विचारधारात्मकता। विचारधारात्मकता वर्तमान समय में कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, है ना। वर्तमान समय की जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं देश, उसमें तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है विचारधारात्मकता। लेकिन अगर आज से 40-50 साल पीछे आप चले जाएं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में। एक बहुत बड़ा मुद्दा था विचारधारात्मकता। 1917 के बाद से एक विचारधारा आई साम्यवाद, और उससे पहले एक विचारधारा थी पूंजीवाद। तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में एक स्थिति बन गई। ये तो 1917 से ही संघर्ष शुरू हो गया था पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में। लेकिन कुछ ऐसी, अभी हम बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी आपको बता रहे हैं कारक, वर्ड हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं। तो वो वर्ड हिस्ट्री का मुद्दा बन जाएगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद कैसे विकसित हुआ। तो यहाँ जरा देखिए कि विचारधारात्मकता कैसे प्रभावित कर रही थी। तो पहले से एक विचारधारा चली आ रही थी पूंजीवाद, फिर 1917 में, हालांकि उससे पहले ही कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक लिख दी थी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1917 में किया गया साम्यवाद के रूप में रशिया में। तो एक नई विचारधारा खड़ी हुई साम्यवाद, जिसने अपनी विचारधारा को प्रचारित करने का प्रयास किया। दुनिया के बहुत सारे देशों को उसने प्रेरित किया कि आप हमारी तरह से अपने यहाँ सत्ता बनाइए और हमारी तरह से सोचिए, हमारी तरह से शासन करिए। इसका परिणाम ये हुआ कि जो पूंजीवादी देश थे वो भी डर गए कि हमारे यहाँ इस तरह की क्रांति ना हो जाए। तो एक संघर्ष की स्थिति बनी पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद की, और जिसने दुनिया के बहुत से देशों को अपने अपने समूह में लेने का प्रयास किया। अभी हम लोगों ने बात करी थी ना कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई थी। तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन वही थी, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। दो पावर ब्लॉक बने थे। पूंजीवाद वाले पावर ब्लॉक का लीडर था अमेरिका, और साम्यवाद वाले पावर ब्लॉक का लीडर था रूस। और दोनों ही अलग अलग देशों को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो जिस तरह की मेंटलिटी वाला देश था वो उस पक्ष में चला जाता था। तो देखिए फॉरेन पॉलिसी को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित कर रहा है इस टाइम पे? 1945 के आसपास तो सबसे मेजर फैक्टर ही यही था फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाला। और इन दोनों में दुनिया बट रही थी। तो भारत को तो बड़ा बुरा लगा। भारत तो डेमोक्रेटिक माइंडसेट का था, और डेमोक्रेटिक माइंडसेट कभी दो हिस्सों में बट नहीं सकता है। तो दो हिस्सों में बट रही थी, है ना। जैसे भारत आजकल दो हिस्सों में बट रहा है, हर जगह दो हिस्से आपको दिखाई देंगे, इधर हैं आप या इधर हैं। अगर उधर नहीं है तो मान लेते हैं लोग इधर हैं आप, है ना। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप कांग्रेसी होंगे, या लोग मान लेते हैं कि आप साम्यवादी होंगे।
तो ये जो नरेशन है देश में, ये खतरनाक है। इसी तरह का नरेशन यहाँ चल रहा था कि अगर साम्यवाद के पलड़े में गए आप, तो लोग मान लेते थे कि आप जो है पूंजीवाद के विरोधी हैं, भले ही आपको उससे कुछ लेना देना ना हो, आपकी सैन्य शक्ति वैसी ना हो, तो लेकिन वो एक मिलिट्री डिवीज़न हो गया था, एक सैनिक विभाजन हो गया था। भारत ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो इसके बीच से एक रास्ता निकाला, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच से एक रास्ता निकाला और समाजवाद का नारा दिया, और समाजवाद के नारे के साथ एक आंदोलन खड़ा किया जिसे निर्गुट आंदोलन कहा गया। निर्गुट का मतलब था हम दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और देखिए ना कितना समझदारी के साथ ये फॉरेन पॉलिसी बनाई गई। आप जब फॉरेन पॉलिसी अभी आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, अभी तो आप केवल बहुत छोटे से बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, केवल कारकों पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसे हम बनाएं। जब केवल इतनी बात पे चर्चा कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बड़ी वैज्ञानिकता से हमारी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों इस देश में इतने महत्वपूर्ण हैं, और क्यों अगर कुछ भी कहना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ रहा है आपको। अभी तक मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अभी तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने बताया कि आज आप 131 करोड़ लोगों को जब लेके बोलते हैं तो आपकी बात में दम होता है। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, 131 करोड़ की आबादी है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी, अभी तो खसक गए हैं आप, तीसरे नंबर तक आए हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी है आप, है ना। हथियारों का इतना बड़ा बाज़ार हैं आप, विदेशी कंपनियों के इतने बड़े मार्केट हैं आप, क्यों नहीं आपको दुलराया जाएगा, आपको हर जगह दुलराया जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन की बात करिए कि आपके पास 32 करोड़ लोग थे, टूटी फूटी आप जो है व्यवस्था लेकर आगे बढ़ रहे थे, आप डेमोक्रेसी लेकर आगे बढ़ रहे थे, और बगल में आपके पाकिस्तान आपको परेशान कर रहा था, चीन उतना ताकतवर राष्ट्र था, रूस ताकतवर था, अमेरिका ताकतवर था, इतने लोग आपको घेरे खड़े थे। उस बीच में आप खड़े हुए, नहीं हम तो निर्गुट रहेंगे और हम इनमें से किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और निर्गुट रहकर कितनी वैज्ञानिकता से निर्गुट बने रहेंगे, उस पर भी आपने काम किया। आपके पास कितने सारे चैलेंजेस थे, आपके यहाँ खाने का सामान नहीं था, आपके यहाँ इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और लोग तरह तरह का दबाव बना रहे थे आप पे, फिर भी आप रुके रहे। तो वो एक बहुत बड़ा निर्णय रहा, एक बहुत महत्वपूर्ण फेज रहा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो उस पर हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे, जब चाइना के साथ रिलेशन डिस्कस करेंगे तो उस पर हम लोग आएंगे। अभी मुद्दा ये है हमारा कि विचारधारा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बात को डिटरमाइन करने में कि कोई भी कंट्री किस तरह की फॉरेन पॉलिसी में जाएगी, किस तरह का विदेश संबंध वो निर्मित करेगी, किन देशों के साथ किस तरह का विदेश संबंध निर्मित करेगी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इसमें दोनों ही देश जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और कारक आप डिसाइड कर सकते, एक और कारक है जो सामाजिक ढांचा होता है किसी भी देश का, और वो जिस देश के साथ संबंध बनाने जा रहा है उस देश का सामाजिक ढांचा कैसा है। देखिए, जैसे इंडिया है, इंडिया नेशन इन मेकिंग कहा जाता है। समाज का ढांचा का मतलब ये है कि समाज दो तरह से होता है। समाज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिस समाज का डिवीज़न ना हुआ हो, जो समाज बटा हुआ ना हो। दुनिया का हर समाज बटा हुआ है। समाज का बंटवारा दो तरह से हुआ है। समाज का बंटवारा कहीं कहीं पे ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है का मतलब ऊंचा नीचा करके हुआ है, ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ है सोसाइटी का, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर विभाजन है। कोई देश ऐसा भी हो सकता है जहाँ समाज का विभाजन इस तरह से हुआ हो। अगर सोशल डिवीज़न नहीं होगा तो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। समाज विभाजित ही होगा, लेकिन समाज हमेशा विभाजित कैसे होना चाहिए? इस तरह से, क्षैतिज रूप से विभाजित होना चाहिए। भारत का भी समाज जो विभाजित हुआ वो इसी तरह से विभाजित था। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, सभी वर्ण मेरे द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, गुण कर्मों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः मतलब समाज ऐसे है।
धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो ऐसे होता गया, और जब ऐसे होता गया तो संघर्ष खड़ा हुआ, संघर्ष खड़ा हुआ तो राष्ट्र कमज़ोर होगा। तो जो आपस में संघर्ष होगा, राष्ट्र कमज़ोर होगा, तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी ढुलमुल रहेंगी। अगर आपके आंतरिक संघर्ष की स्थिति है आपके देश में, तो वो आपके राष्ट्रीय ढांचे को कमज़ोर करेगी, आपकी राष्ट्रीयता के भाव को कमज़ोर करेगी, और जब राष्ट्रीयता का भाव कमज़ोर रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आपके खराब रहेंगे। या किसी भी ऐसे देश में जहाँ पर समाज का विभाजन क्षैतिज रूप से किया गया है, सभी समान हैं, अगर इस आधार पर विभाजित समाज है तो राष्ट्रीयता के तत्व वहाँ पर ज़्यादा होंगे। भारत में थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह की। भारत जो है विविधता में एकता वाला है, और अगर आप उसको एक बना रहे हैं, विविधता से एकता की उसकी विशेषता को समाप्त कर रहे हैं, तो आप तो वही कर रहे हैं ना जो सऊदी अरब में किया गया, या जो मध्यकाल में अरब नेशंस में किया गया, या जो आप तालिबानी कर रहे हैं। वहाँ आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आपको अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी नहीं होगी, आपको जो है अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं होगी, तो एक तालिबानी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो मुद्दा ये है कि सामाजिक ढांचा जो है वर्गीकृत तो रहता ही है, लेकिन स्तरीकृत नहीं होना चाहिए, स्ट्रैटिफाई नहीं होना चाहिए। क्लासिफाइड हो, ठीक है, बटा हुआ हो समाज, डिवाइड हो, और वो जो है लेबर क्लासिफिकेशन हो, उसमें श्रम का विभाजन किया गया हो कि भाई ये फला काम करेंगे, ये ढिमका काम करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसा कोई करके डिवीजन किया गया हो, लेबर क्लासिफिकेशन किया गया हो, श्रम विभाजन किया गया हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो विभाजन अगर किसी आधार गुण के आधार पर किया गया या जन्म के आधार पर कर दिया गया, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है, और वो नेशन बिल्डिंग में नकारात्मक भूमिका अदा करती है। हालांकि हम राष्ट्रवाद पे एक बहुत लेक्चर लेने वाले हैं, बड़ा लेक्चर लेंगे राष्ट्रवाद पे, आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि राष्ट्रवाद को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। एक अंतिम कारक है, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए, वो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संस्थाओं के प्रति क्या भाव रखता है देश। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, ये हम चीन के बारे में सारी बातें मतलब ये तो किसी भी देश के बारे में, किसी भी देश के साथ हम अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएंगे तो इन कारकों का ख्याल रखेंगे। लेकिन देखिए चीन के मामले में बहुत सही लागू हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति सम्मान का भाव है या नहीं है, यह भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने में सहायक होगा। आप जरा समझिए, चाइना के साथ हमने पंचशील किया। पंचशील बहुत 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 लॉजिकल था। अभी जब आप अगले क्लास को देखिएगा, जब हम लोग अभी अगली हेडिंग में आएंगे, अगली हेडिंग हमारी थी कि कैसे जो है क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विषमताएं हैं। तो अगर इतनी समानताएं किसी भी नेशन में दिखाई देंगी तो ये बहुत ऑब्वियस सा लालच किसी भी दूरदर्शी व्यक्ति में आएगा कि नहीं भाई, हमें इसके साथ बेहतर संबंध रखना चाहिए। अच्छा, आपके पास पंचशील के अलावा विकल्प भी क्या था? अगर आप ये देख रहे हैं कि एक विस्तारवादी सोच का राष्ट्र हमारे पड़ोस में है, वो विस्तारवाद की प्रवृत्ति का है, साम्यवाद विस्तारवादी प्रवृत्ति का है, वो चाहता है कि हम विस्तार करें, आपके पास क्या विकल्प है? 1948 में है आपके पास तोप नहीं है, आपके पास अग्नि मिसाइल नहीं है, आपके पास परमाणु बम नहीं है, आपके पास क्या विकल्प है सिवाय इस बात के कि आप निशस्त्रीकरण की बात करें, डिसआर्मामेंट का आंदोलन चलाएं, आप विश्व शांति की बात करें। वही कर रहे थे वो नेहरू के पास विकल्प क्या था? कोई भी समझदार व्यक्ति अपने पास उपस्थित विकल्पों में से किसी एक को चुनता है। आपके पास विकल्प था आक्रामक विदेश नीति का, आपके पास विकल्प था सामंजस्यपूर्ण विदेश नीति का। दोनों में से आज आप आक्रामक विदेश नीति चुन सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास इतने सारे संसाधन हैं कि आक्रामक विदेश नीति का चयन करके और आप उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन 1948 के डेकेड में, 1950 के डेकेड में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि आप आक्रामक विदेश नीति का पालन करते। इसलिए पंचशील ही एकमात्र रास्ता था। आप देखिए नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की व्यवहारिकता को आप समझिए कि एक तरफ वो आदमी निशस्त्रीकरण के लिए, विश्व शांति के लिए पूरी दुनिया में कैंपेनिंग कर रहा है,
दूसरी तरफ वो फ्रांस से हथियार खरीद रहा है। जो कंपनी है डसाल्ट, जिससे आप अभी 5 वो लेके आए हैं, राफेल लेके आए हैं, 5 विमान लेके आए हैं, और वो आप बहुत सारा उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। ग्लैमराइज तो आप इसलिए कर रहे हैं कि ताकि बाकी मुद्दों से ध्यान हटे जनता का। बिहार में बाढ़ आई, असम में बाढ़ आई, 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उधर ध्यान न जाए। 1953 से हम डसाल्ट से खरीदते आए हैं फाइटर जेट्स, और इससे ज़्यादा पहली खेप आई थी, जो भारत में पहली खेप आई थी वो भी 36 से ज़्यादा थी। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट यहाँ ये है कि व्यावहारिक कितना था वो फॉरेन पॉलिसी की। एक तरफ हम इस तरफ देख रहे हैं कि विश्व शांति हो, निशस्त्रीकरण हो, लोग एक दूसरे पर आक्रमण ना करें, पंचशील का पालन करें, और दूसरी तरफ हम हथियार भी खरीद ले रहे हैं। कि नेहरू समझ रहे हैं कि हम सैद्धांतिक रूप से कोई भी बात करें, पर व्यावहारिक रूप से बीइंग अ प्रेसिडेंट, बीइंग ए पर्सन, हम विश्व शांति की बात करें, पर बीइंग अ हेड ऑफ द नेशन या बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम बाउंड्रीज को सिक्योर करें, उसके लिए जो भी आर्म्स एंड एमिनेशंस की ज़रूरत है उसको हम भारत में उपलब्ध करवाएं। तो वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। ये है प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी। जहाँ इस प्रैक्टिकलिटी में हम चूक गए कि हम चीन के साथ झूला तो झूल रहे हैं, हम चीन के साथ डायलॉग तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि चीन की हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस क्या हैं, चीन की अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति उसकी सम्मान का भाव कितना है। हम पीछे देख चुके हैं कि पंचशील को उसने लात मारी, उसने, और केवल यही नहीं, अगल बगल के देशों में उसकी नीति यही रही। चाहे आप कोरिया को देख लीजिए, फिलीपाइन को देख लीजिए, तो जहाँ भी देखिएगा उसकी नीति, चाहे आप जापान को देख लीजिए, चाहे आप उसकी 2C पॉलिसी में देख लीजिए, टू ओशियन पॉलिसी में देख लीजिए, वो कुछ और बात कहता है, जो है पैसिफिक ओशियन में करता कुछ और है, इंडियन ओशियन में कहता कुछ और है, करता कुछ और है। पर आप जो है चूक गए, और आपका जो पॉलिसी रही वो ओवरऑल नहीं रही। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलप करने में हमें किस देश के साथ किस तरह का संबंध रखना है, उनमें इन सारे कारकों पर, ये सारे कारक हैं जो हमको डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आएँ। अब अगर आपका मंत्री आपसे पूछे कि आप हमको बताएं कि हम कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाएं, तो आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स हैं उसके सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप तो IAS हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ ना कि आप IAS हैं, क्योंकि भाई देखो UPSC IAS नहीं बनाता है, UPSC IAS पिक करता है। UPSC क्या है? छांटने वाली संस्था है। किसका चयन करती है? वो चयन करती है, निर्माण नहीं करती। चयन किसका करती है? जो IAS होते हैं। तो IAS कहाँ हैं? ऐसे गलियों में घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, सड़कों पे टहल रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये IAS हैं। अब इनको पिक करेगी, तो आप IAS हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए ना। तो पेपर 3 में पूछे, पेपर 2 में पूछे, पेपर 2 में पूछे, पेपर 1 में पूछे, मैटर नहीं करता, पर आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले ये सारी बातें हैं। आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इक्वलिटीज़ हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और क्या क्या विषमताएं हैं दोनों के बीच में, और कैसे फॉरेन पॉलिसी इंडिया और चाइना की डेवलप हुई। और ऐसा करते करते 2 से 3 लेक्चर में हम पहुंच जाएंगे वर्तमान दृश्य तक, और सारा कुछ विश्लेषित करके आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। बहुत क्लियर कट आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है कि इसको आपने समझा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। जैसा हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो ये आपके जो प्रयास किया जा रहा है, ये जो वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, देखें, कमेंट करें, उस पर लाइक करें, उसको दूसरों तक पहुंचाएं, है ना। दूसरे लोग भी बेनिफिट लें इसका, और नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स बढ़ें इसके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने ये जाना कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ अगर अपना वैदेशिक संबंध रखता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखता है, तो उसको किन किन मुद्दों का ख्याल रखना चाहिए। आपने वीडियो लास्ट तक देखा,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।